वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल 3 में। हम लोगों ने सी टेट और यूपी टेट दोनों का सिलेबस डिस्कस कर लिया है और अब हम उस डिस्कस को मतलब जो भी उस टॉपिक जो हमारे टॉपिक थे उनमें पहला टॉपिक था हमारा परिवार यानी कि फैमिली। तो आज हम इस फैमिली टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं मेरे हिसाब से तो सारे टीचिंग एग्जाम्स में फैमिली ये जो टॉपिक है वो सब में आता है और एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। सी टेट में भी आता है, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, यूके टेट और सारे जितने भी टेट हैं सब में आता है। तो मेरे हिसाब से सबको पढ़ना चाहिए ये। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन की आपकी ज़्यादा नहीं तो 4 या 5 वीडियो रहेंगी जिसमें हम 100 से ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉपिक हम पहले थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने नोट कराए हैं आपको। और आप अपना नोट्स और पेन कॉपी आप साथ में लेके बैठें ताकि जिस पॉइंट को मैं नोट करने के लिए बोलूँगा फटाक से जल्दी से उसको नोट कर लें। तो पहला क्वेश्चन है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ है, पिता है और उनके 2 बच्चे हैं। परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे हैं। तो मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा कि यह जो है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मातृ सत्तात्मक परिवार, पितृ सत्तात्मक परिवार, कई प्रकार के परिवार होते हैं। परिवार सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता। तो परिवार की इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो बी हमारा राइट आंसर है। अगला है भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये मैंने आपको पढ़ाया है। 1938, 1988, 1986 और 2017। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया। सी आपका राइट आंसर है। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया? 1986 में आया। अगला है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, मतलब 2 लिंग वाले जो वयस्क हैं वो एक साथ रहने चाहिए। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, मतलब प्रत्येक सदस्य की आय अलग जमा की जाती हो। तीसरा है वे समान आवास, समान भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। तो परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं वो समान आवास को शेयर करते हैं और समान भोजन को शेयर करते हो, सामाजिक क्रियाओं को भी शेयर करते हैं। सुरक्षा और बच्चों की जिम्मेदारी भी रहती है, शेयर मतलब सबकी जिम्मेदारी रहती है। सदस्यों की जो बड़े सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है कि बच्चों की सुरक्षा करें, एक दूसरों की सुरक्षा करें, आपस में मिलजुल कर रहे हैं। तो तीसरा सही है, चौथा सही है और आपका पहला भी सही है कि कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, वे समान आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा और बच्चों का उत्तरदायित्व हो। लेकिन बी जो है ये परिवार की विशेषता नहीं है। बी परिवार की विशेषता नहीं है। सदस्य की आयु यदि अलग जमा की जाती है फिर वो परिवार का सदस्य कैसे हुआ? उसकी जो आय है वो परिवार के खर्चों में ही शामिल होती है। तो बी हमारा राइट आंसर है, दूसरा, सेकंड। एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार का मतलब ये होता है कि जिसमें माँ है, पिता है और उनके बच्चे हैं, चाहे उनके बच्चे 2 हों, 4 हों, 8 हों, 10 हों। तो एकल परिवार की परिभाषा है कि माँ हो, पिता हो और उनके बच्चे। तो इसमें कौन सा है ऐसा ऑप्शन? ये है सेकंड, जिसमें ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं एकल परिवार कहलाता है, न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। बी आपका राइट है। अगला है नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए, नशीली दवाओं की लत लग चुकी है किसी बंदे को, तो नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली या साधारण रूप से या सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो पहला जो है ये है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड जो है ये अगर थोड़ा सा भी आपने साइंस पढ़ा है तो ये तो एसिड है, ये कोई औषधि नहीं है, ये एसिड है। एस्कार्बिक अम्ल ये भी एसिड है। कोकीन जो है ये तो नशीली दवा है, तो इसको तो सबसे पहले गलत करेंगे। तो नशीली दवा है, हमसे नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए औषधि पूछ रहे हैं। तो पैथिडीन आपका राइट आंसर है। ये ऐसी औषधि है जो नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयोग की जाती है। बी आपका राइट आंसर होगा।
भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? मैंने आपको लिखाया है ये पॉइंट। तो 2008, 1997, 2011, 2006। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है 2006। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित हुआ। अगला है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ये पॉइंट मैंने आपको नोट नहीं कराया है, कृपया आप इस पॉइंट को नोट कर लें, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। तो इसका राइट आंसर है 5 जून 1990। 5 जून 1990, इसको आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, इसको आप नोट कर लें अपनी कॉपी में कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 5 जून 1990 को की गई। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी आप अपने आप को टेस्ट ना करें कि मेरे से तो 10 क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन बने या 4 ही क्वेश्चन बने। अभी अपने आप को आप टेस्ट ना करें, क्योंकि मैं धमाकेदार क्वेश्चन लाने वाला हूं और ये क्वेश्चन लगभग 5-6 किताबों में से, अलग अलग किताबों में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके बनाया गया है। और इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा यदि आपका परिवार से क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं उनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। एक बार और सुने, जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं उनको अपनी कॉपी में नोट कर लें और फिर उनको याद करें। इसके बाद जब हम सारा कंप्लीट करा देंगे टॉपिक, फिर आप देखना कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या है? लड़के की और लड़कियों की। तो पहले तो लड़के हैं, तो पहले लड़के आएंगे 21 और 18 वर्ष। तो लड़के लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 21 व 18 वर्ष है। मैंने आपको ऐसा लिखाया है, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब हमें बताना है कि कौन सा सही है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है? ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा कि एकल परिवार में दहेज प्रथा तो एक सामाजिक बुराई है। दहेज प्रथा सामाजिक बुराई है, बच्चों का मतलब बाल विवाह सामाजिक बुराई है और बाल श्रम सामाजिक बुराई है। तो यही हमारा राइट आंसर है सी, कि दहेज प्रथा मतलब दहेज लेना और दहेज देना, बाल श्रम बच्चों से श्रम करवाना, बच्चों से कार्य करवाना, दहेज प्रथा बाल श्रम ये सामाजिक बुराइयां हैं। तो ये हमारा तीसरा जो है वो राइट आंसर है। अगला है तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की आदत किससे होती है? ऑप्शन तो ये सारे गलत हैं, ऑप्शन गलत हैं, लिख लीजिए आप इसको। तंबाकू की आदत होती है निकोटीन से। निकोटीन से तंबाकू की आदत होती है। निकोटीन से तंबाकू की आदत लगती है, तंबाकू की लत लगती है, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और यही हमारे कैंसर का कारण बनता है। तो आप लिख लीजिए इसके आंसर में निकोटीन। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? आपको बाल विवाह और दहेज प्रथा में कन्फ्यूजन होगा। बाल विवाह, दहेज प्रथा, अनिवार्य शिक्षा, ये तो गलत ही है, और बाल श्रम। तो शारदा एक्ट का जो संबंध है, ये शारदा एक्ट जो है हरविलास शारदा ने बनाया था और शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से है। शारदा एक्ट का संबंध जो है ये बाल विवाह से है। अगला क्वेश्चन है अवसाधक होते हैं। अवसाधक क्या है? अवसाधक मतलब ऐसी दवाई, मतलब सारी जो नशीली पदार्थ हैं वो अवसाधक कहलाते हैं। सारे जो नशीले पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? अवसाधक कहलाते हैं। सारी जो नशीले पदार्थ हैं, चाहे वो चरस हो, अफीम हो, गांजा हो, कोकीन हो, हेरोइन हो, ये सारे अवसाधक होते हैं। तो अवसाधक क्या करते हैं? ये अवसाधक मतलब नशीली दवाएं। अवसाधक मतलब नशीली दवाएं। नशीली दवाएं क्या करती हैं? वे दवाएं जो मन में विभ्रांति उत्पन्न कर देती हैं। विभ्रांति का मतलब बेचैनी उत्पन्न कर दें। वे दवाएं जो हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में बेचैनी उत्पन्न कर दें। तो हाँ, नशीली दवाएं ये करती हैं, पहला तो सही है। दूसरा, वे दवाएं जो शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार करने वाली होती हैं। शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार होना मतलब जब कोई व्यक्ति नशा कर लेता है या दवाइयों को ले लेता है तो वो सोचता है कि मैं 8-10 लोगों को उठा के ऐसे ही फेंक दूंगा, तो अत्यधिक ऊर्जा का संचार हो जाता है उसके शरीर में, उसकी बॉडी में। तो वे दवाएं जो मन में बेचैनी उत्पन्न कर दें, वे दवाएं जो शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार कर दें, वे दवाएं जो मस्तिष्क की काम करने की क्षमता को कम कर दें। मस्तिष्क की काम करने की क्षमता, क्रियाशीलता यानी काम करने की क्षमता, मस्तिष्क की काम करने की क्षमता को कम कर दें, ये सारे अवसाधक होते हैं। ये सारे अवसाधक होते हैं और डी आपका राइट आंसर है।
इसके बाद अगला है कि सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? वंश, परिवार, गोत्र या ऑल ऑफ दीज। तो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है परिवार। बी आपका राइट आंसर है कि सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है परिवार। अगला है बच्चों एवं वृद्धों की सबसे अच्छी देखभाल कहाँ हो सकती है? बच्चों एवं वृद्धों की सबसे अच्छी देखभाल जो है क्या एकल परिवार में होगी, क्या संयुक्त परिवार में होगी, क्या दोनों में होगी या इनमें से कोई नहीं? तो वृद्धों की और बच्चों की जो सबसे अच्छी देखभाल है वो न्यूक्लियर ज्वाइंट फैमिली में होगी, संयुक्त परिवार में होगी, क्योंकि इसमें चाचा चाची, दादा नानी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, भैया और बड़े भैया, छोटे भैया, मंझले भैया, दीदी, सब लोग इसमें रहते हैं। तो इसमें बच्चों की भी देखभाल अच्छे से हो जाती है और वृद्धों की भी हो जाती है। एकल परिवार में तो सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे हैं, तो उसमें वृद्ध तो है ही नहीं, और बच्चे हैं तो उनकी अच्छे से देखभाल नहीं होती, क्योंकि माता पिता यदि जॉब करने चलेगा तो फिर बच्चों की देखभाल घर में कौन करेगा? तो बच्चों एवं वृद्धों की उचित देखभाल होती है संयुक्त परिवार में। बी आपका राइट आंसर है। अगला है संयुक्त परिवार में कौन सा घटक साझा रहता है? संयुक्त परिवार में कौन सा घटक साझा रहता है, मतलब कौन से घटक को, कौन से कंपोनेंट्स को शेयर करते हैं सब लोग, आपस में मिल बांटते हैं? तो आर्थिक मतलब पैसों संबंधी, तो पैसों को तो आपस में मिल बांटते ही है, पैसों को आपस में मिल बांटते हैं संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार मतलब बड़े परिवार में तो पैसों को बांटते हैं, खाने पीने की चीज़ों को बांटते हैं, जो खर्चा होता है उन सबको मिल बांट के उठाते हैं, खर्चा मिल बांट के खर्चा उठाते हैं, मिल बांट के पैसे कमाते हैं और मिल बांट के खाना पीना खाते हैं। ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। अगला है बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है? बाल श्रम मतलब बच्चों से काम करवाना। बच्चों से काम करवाना, क्यों बच्चों से काम करवाया जाता है भाई इसलिए काम करवाया जाता है क्योंकि गरीबी है। गरीबी नहीं होती तो बच्चे काम नहीं करते, बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते बच्चे, यदि गरीबी ना होती तो गरीबी है, अशिक्षा है, उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें पढ़ाई की वैल्यू पता नहीं है कि पढ़ाई कितनी अच्छी चीज़ है, अशिक्षित हैं वो, इसलिए उन्हें नहीं पता पढ़ाई की वैल्यू क्या है, गरीब हैं वो। अधिक जनसंख्या, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग बन नहीं रहे। भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, यूपी की 25 प्लस है, तो इतनी सारी जनसंख्या है तो अब सारे लोग ना तो पढ़ पाते हैं, ना अच्छी शिक्षा ग्रहण पाते हैं, ना अच्छा पालन पोषण उनको मिल पाता है। इसलिए बाल श्रम, बच्चे श्रम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, काम करने के लिए छोटी सी उम्र में मजबूर हो जाते हैं। तो उसके तीनों कारण है अशिक्षा, गरीबी और अधिक जनसंख्या। ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। अगला है कि भारत में थोड़ा सा इसको संशोधन करेंगे, प्रश्न को मेरे हिसाब से ठीक नहीं लगा। भारत में हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसको काटिए। हिंदू विवाह अधिनियम, भारत में हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 में भारत में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ, जैसे कि यहाँ लिखा भी है। भारत में हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ। अगला है देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? देश में बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये जो स्थापना है 2006 में की, 2010 में की, 12 में की, या 2007 में की? तो 2007 में की गई। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2007 में की गई। इस पॉइंट को शायद मैंने नहीं लिखाया है, कृपया आप अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए कि देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2007 में की गई। मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट के दृष्टिकोण से ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी टेट में फैक्ट पूछे जाते हैं और फैक्ट के लिए ये सारे क्वेश्चन में फैक्ट ला रहा हूं ताकि यूपी टेट वाले बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। सी टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जरूरी है, लेकिन उनके लिए परिवार की क्या विशेषताएं हैं, परिवार के क्या गुण हैं, परिवार के क्या दोष हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये थोड़े से कम है लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कभी फैक्ट पूछ लें, लेकिन यूपी टेट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आप अपने कॉपी में नोट्स करते जाएं, उनको अपने कॉपी में लिखते जाएं, क्योंकि ताकि अगली बार जब ये क्वेश्चन आए तो आपसे धड़ाधड़ बने। क्वेश्चन है कि मादक पदार्थ में शामिल कौन सा है? चरस, ये क्या लिखा, हसीस नहीं पता क्या लिखा, चरस तो है। अफीम, गांजा, भांग, ये दोनों हैं, अफीम भी है, गांजा है, भांग है, चरस है, कोकीन है, हेरोइन है, LSD
LSD नहीं पता क्या होता, लेकिन ये भी शामिल है। तो कोकेन है, हेरोइन है, अफीम है, गांजा है, भांग है, चरस है, सिगरेट है, बीड़ी है, सब कुछ है। ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। मादक पदार्थ मतलब नशीले पदार्थ कौन से हैं, तो डी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे कि तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में कौन सा हानिकारक। देखिए ये जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था उसको यहाँ पे उसमें गलत ऑप्शन थे, अब यहाँ सही ऑप्शन है। तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल कौन सा है। अम्ल नहीं पाया जाता भाई, अम्ल नहीं पाया जाता। पदार्थ कौन सा पाया जाता है, एस्कार्बिक, एसिटिक, ये तो अम्ल है। अम्ल है इसलिए ये गलत है। पूछा पदार्थ है, लिखा भले उनने अम्ल है लेकिन पूछा पदार्थ है, वास्तविक में पदार्थ शब्द है। तो तंबाकू में या तंबाकू से बनने वाले पदार्थों में कौन सा हानिकारक पाया जाता है, तो निकोटीन आपका राइट आंसर है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम। महिलाओं को जो घर में मारपीट होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी कुछ लोग मारपीट करते हैं नशा के बाद, तो महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 2004 में, 2008 में, 2006 में, 2005 में। इसका राइट आंसर 2005 है, लेकिन एक बार मैं इसको चेक कर लूँगा और अगले वीडियो में इसको फिर से लूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, लेकिन इसका 2005 ही है अगर मुझे पूरा याद है तो। 4 तो है नहीं, 8 है नहीं, 6 है नहीं, 2005 ही इसका राइट आंसर है। लेकिन एक बार आप गूगल कर लें इसको और मुझे कमेंट में बताएं। तो महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ। तो भाई सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गया। करीब 20 से ऊपर प्रश्न थे। अगले जो हमारा लेक्चर रहेगा या वीडियो रहेगा उसमें भी हम 20 से 30 प्रश्न लाएंगे। वैसे हम लगभग 100 प्रश्न करेंगे इस टॉपिक से, ताकि आपका एक भी प्रश्न यूपी टेट, सुपर टेट और कोई भी टीचिंग एग्जाम्स में बाहर ना हो। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़ और आप मुझे बता दें कि आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए है, आपको कितने प्रश्न सॉल्व करने हैं, और क्या आपको मैं ये भी बताऊं कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। जो भी कुछ भी आपको चाहिए है कृपया आप कमेंट करें। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है इससे। तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और ये हमारी वीडियो का अंत है और अब हम मिलते हैं आपके साथ अपने अगले वीडियो में।